अपराध, गुनाह यानी क्राइम। कोई भी अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता। अपराध अपराध होता है, लेकिन कुछ अपराध, कुछ गुनाह, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। मेरे साथ आप जानेंगे अपराध और अपराधियों की दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज और हैरत अंगेज सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम जगत पर। यह कहानी जहां पैसा पूरे अपराध का केंद्र था, यह अपराध पैसे, नफरत और बदले के कारण हुआ था। खून के निशान से रंगे एक नामी बिजनेस घराने के परिवार की कहानी, जिसने घराने की शान में लगा दिए खून के निशान। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे लुधियाना को डरा कर रख दिया। कहानी जहां अपराधियों को जेल के अंदर एक व्यक्ति को मारने की सुपारी दी जाती है और अपराध करने की सारी प्लानिंग भी जेल में ही होती है। एक एक करके इस परिवार में 2 कत्ल हो जाते हैं और इस दोहरे हत्याकांड के पीछे एक गहरी साजिश जो एक एक करके खुलती गई। ये कहानी जिसका केस सुलझाने में पुलिस के पसीने निकल गए। कहानी सुनील और रीमा जैन की है। 2002 में एक प्रसिद्ध उद्योगपति सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला पुलिस तक पहुंचा और प्राथमिक तौर पर पुलिस को लगा कि इस हत्या के पीछे किसी बड़े पेशेवर गैंग का हाथ है। उन्हें लगा कि कारोबारी रंजिश या किसी अन्य कारोबारी मामले को लेकर उसे गोली मारी गई थी। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से सुनील जैन के मामलों के बारे में पूछा और पूछा क्या वह किसी अवैध गतिविधि में शामिल थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से यह भी पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। परिवार ने कहा कि सुनील बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं थे, और उन्होंने कुछ ऐसे नाम भी दिए जिन पर उन्हें शक था, जो उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे। पुलिस ने उन लोगों पर फोकस करके जांच शुरू की जिनको सुनील की मौत से फायदा हो सकता था। पुलिस के लिए आश्चर्य की बात थी कि उन्हें इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उन्होंने अनिल जैन को गिरफ्तार कर लिया, जो सुनील जैन का बड़ा भाई था। उसे जल्द ही जमानत मिल गई क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और पुलिस को लगा कि उनसे गलती हुई है और वास्तव में अनिल निर्दोष था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस हत्यारे को पकड़ नहीं पाई और मामला अनसुलझा ही रह गया। रीमा जैन, जो सुनील जैन की पत्नी थी, आगे बढ़ गई और परिवार के सदस्य पर हुए भयानक अपराध की यादें समय के साथ साथ ठीक होने लगी थी। रीमा ने सुनील का पूरा कारोबार संभाल लिया और उनके 3 बच्चों की देखभाल में लग गई। अनिल इस बात से खुश नहीं था कि वह निर्दोष होते हुए भी गिरफ्तार हो गया और उसने इस पूरी घटना के लिए रीमा को दोषी ठहराया। जल्द ही दोनों में विवाद होने लगे और ऐसे ही 3 साल बीत गए। फिर भी पुलिस हत्यारे का पता नहीं लगा पाई। 30 जुलाई 2005 को रीमा अपने डेली रूटीन के अनुसार सुबह सुबह सतलज क्लब में स्विमिंग करने गई। वह आमतौर पर 9 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन वह नहीं आई। करीब 10 बजे परिवार वालों ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। पहले तो उन्हें लगा कि वह सीधे काम पर गई होगी, लेकिन जब रीमा काम पर नहीं पहुंची तो परिवार चिंता होने लगी। वे रीमा के बारे में पूछताछ करने सतलज क्लब गए। वहां पर उन्हें बताया कि वह सुबह सुबह आई और अपने नियमित समय पर क्लब से चली गई। परिवार के लोगों ने रीमा का पता लगाने के लिए दोस्तों और परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया। रीमा से संपर्क करने में विफल रहने के बाद आखिरकार शाम को परिवार ने लुधियाना के गलगोयन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस तेजी से हरकत में आई क्योंकि परिवार में पहले से ही एक घटना हो चुकी थी। उन्होंने अपहरण की एफआईआर दर्ज की और लुधियाना के हर पुलिस स्टेशन में रीमा की तस्वीरें भेजी। प्रारंभिक पुलिस जांच में पुलिस ने कुछ व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से संपर्क करने की कोशिश की। अपने खुद के इन्फॉर्मर और मुखबिरों से भी किडनैपर्स के गैंग के बारे में कोई सुराग खोजने की कोशिश की। उन्होंने कार का पता लगाने की भी कोशिश की और भारत के अलग अलग राज्यों की पुलिस को कार रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। पुलिस अब किडनैपर्स के फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। रीमा के अपहरण के 4 दिन बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने एयरपोर्ट के पार्किंग में खड़ी वही कार नंबर वाली होंडा एकॉर्ड कार देखी। दिल्ली पुलिस ने लुधियाना पुलिस को अलर्ट किया। दिल्ली पुलिस को कोई भी संदिग्ध चीज कार में नहीं मिली क्योंकि कार को कानूनी तौर पर पार्किंग टिकट फी के भुगतान के साथ पार्क किया गया था और कार को कोई नुकसान नहीं हुआ था। कार के अंदर उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कार मिलने से मामले के प्रति पुलिस का नजरिया बदल गया। वे सोचने लगे कि रीमा कार में लुधियाना से दिल्ली आई और फिर विदेश चली गई। पुलिस ने परिवार से पूछा कि क्या कोई पारिवारिक समस्या है।
या रीमा के विदेश जाने का कोई और कारण है? हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को रीमा का पासपोर्ट घर पर मिला। पुलिस का यह मानना था कि वह विदेश चली गई थी। वह बात झूठी साबित हुई, क्योंकि वह बिना पासपोर्ट के विदेश नहीं जा सकती थी। पुलिस सवाल पूछने लगी कि अगर रीमा विदेश नहीं गई तो कार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर क्यों और कैसे पहुंच गई। रीमा का पासपोर्ट घर पर मिलने के बाद पुलिस का यह मानना था कि रीमा को अगवा करने के बाद किडनैपर्स उसे दिल्ली ले आए थे और हो सकता है कि वह अभी भी दिल्ली में ही हो। दिल्ली पुलिस ने उसे दिल्ली में तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। किडनैपर्स का कोई फोन नहीं आया और 5 महीने बीत गए और मामले में कोई सुराग नहीं मिला। दिसंबर में पुलिस को अपने एक सूत्र से सूचना मिली कि रीमा जैन को मारने के लिए जेल में सुपारी किलर को 25 लाख की सुपारी दी गई थी। सूत्र ने कहा कि उसे यह जानकारी माखन सिंह से मिली, जो उस समय जेल में था और वह मौजूद था जब जेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और वह इस सौदे का इकलौता चश्मदीद गवाह था। पुलिस ने माखन सिंह को खोजने की कोशिश की और पता चला कि वो बेल पर बाहर आया था और नवंबर 2005 में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला अलग मोड़ लेता रहा। जैसे ही पुलिस मामले में कोई सबूत या लीड हासिल करने के करीब पहुंचती थी, सबूत को नष्ट कर दिया जाता था और अब इस केस में उनके पास एक और आदमी की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला था। रीमा की हत्या की सुपारी किसने ली, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। उनका मानना था कि गैंग बड़ा था, जिनके जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर कनेक्शन थे। पुलिस ने रीमा जैन के दुश्मनों और कारोबारी विरोधियों की तलाश शुरू करी। वे सोचने लगे कि रीमा को मारने से किसका फायदा हो सकता था। जानकारी लेने के बाद उनकी निगाह अनिल जैन पर पड़ी। पुलिस ने रीमा के परिवार और अन्य संदिग्धों को सर्विलांस पर रख दिया और उनकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल हासिल करने का फैसला लिया। जानकारी लेने के बाद उनकी निगाह अनिल जैन पर पड़ी। कॉल डिटेल से उन्हें पता लगा कि रीमा के लापता होने के समय अनिल जैन, जो रीमा का जेठ था, 3 से 4 अपराधियों के संपर्क में था और उसे सुनील जैन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। जिन अपराधियों के साथ अनिल जैन का संपर्क था, उनमें से एक माखन सिंह को जानता था। पुलिस ने इन 3 से 4 अपराधियों से पूछताछ करने का फैसला किया, जिनके साथ अनिल संपर्क में था, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इन अपराधियों पर अन्य मामले भी दर्ज थे, इसलिए पुलिस ने इन्हें अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करने का फैसला लिया। पुलिस ने जनवरी 2006 में 3 अपराधियों जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह को एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस की 3rd डिग्री इंटेरोगेशन में उन्होंने कबूल किया कि अनिल ने उन्हें रीमा को मारने के लिए सुपारी दी थी, जब अनिल जेल के अंदर था और 25 लाख की सुपारी पर डील तय हुई थी। अनिल जैन ने उन्हें 10 लाख एडवांस भी दिए थे। पुलिस अनिल जैन को गिरफ्तार करके उसकी फैक्ट्री ले गई, जहां उन्होंने उसकी फैक्ट्री की सेप्टिक टैंक के नाले के अंदर से एक लाश के कंकाल बरामद किए। लेकिन पुलिस के लिए यह साबित करना कठिन काम था कि सेप्टिक टैंक से बरामद खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के अन्य हिस्से रीमा जैन के थे। रीमा के बेटे ने अपनी मां की पहचान उसकी चप्पलों, पेन और कपड़ों से की, जो उसने उस दिन पहने थे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके वारदात पर बुलाया। लाश बेहद सड़ी हुई हालत में बरामद की गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक हड्डी का डीएनए टेस्ट कराया। उन्होंने हड्डी के डीएनए को रीमा की मां और उसके बेटे का खून सैंपल के डीएनए से मैच किया। उन्होंने एक सुपरइम्पोजिशन टेस्ट भी करवाया, जिसमें उन्होंने बरामद खोपड़ी, हड्डियों की तुलना रीमा की तस्वीर से की और देखा कि क्या खोपड़ी की शक्ल रीमा से मैच करती है या नहीं। बरामद खोपड़ी के अंदर के जबड़े में 4 दांतों में आर्टिफिशियल फिलिंग की गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसे इस तथ्य से मेल करते हैं कि घटना से 4 महीने पहले रीमा ने दांतों का इलाज कराया था और 4 दांतों में आर्टिफिशियल फिलिंग कराई थी। अनिल जैन के घर की पार्किंग से पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद की। जसवीर सिंह के पास से बरामद पर्ची पर रीमा का पता लिखा हुआ मिला था और रीमा की एक सोने की अंगूठी मिली। कुलदीप सिंह के पास से रीमा की इंपोर्टेड रिस्ट वॉच मिली और रीमा की तस्वीर बरामद की गई थी। अनिल जैन और अन्य 3 ने अपराध कबूला। रीमा का जसवीर, कुलदीप और तरसेम सिंह ने 30 जुलाई को सतलज क्लब के बाहर से अपहरण किया था, जहां वह रोजाना स्विमिंग करने जाती थी। फिर वे उसे अनिल जैन की फैक्ट्री में ले गए। उन्होंने वहां पर रीमा से जबरन कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराए और उसके साथ मारपीट भी की। उन्होंने रीमा को इंसुलिन इंजेक्शन का ओवरडोज दिया था, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण इंसुलिन ओवरडोज दिखाएं और किसी को पता न चले कि वास्तव में यह एक मर्डर था और पुलिस समझे
कि रीमा की मौत इंसुलिन ओवरडोज से हुई है। रीमा की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश को फैक्ट्री के स्टोरेज में छिपा दिया और अगली सुबह लाश को फैक्ट्री की गटर की नाली में फेंक दिया। अनिल ने तरसेम सिंह की कार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली छोड़ने को कहा ताकि पुलिस और अन्य लोग यह समझें कि रीमा विदेश चली गई। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और कार्रवाई 7 साल तक चली। अदालत ने यह पाया कि धन का लालच और रीमा जैन के लिए नफरत हत्या का असली मकसद था। नवंबर 2012 में अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो आज के लिए बस इतना ही और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी क्राइम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।